हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मैथ्स एंड साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सभी बच्चे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद किस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन होती है और किस तरीके से नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The process in which new substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस जो है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है, बनता है वन और मोर सब्सटेंस से, तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल चेंज से आती है। चेंज देयर आर टू टाइप्स, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ये हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनके अंदर नए पदार्थ या नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, बनते हैं, और फिजिकल चेंज वे चेंज होते हैं जिनके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, अब जहाँ पर भी कोई केमिकल चेंज होगा इसका मतलब ये है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच टेक अ पार्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम लिया और उसको जला दिया। जलाने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे लिए रिएक्टेंट होंगे। आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, बनेगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस वॉज आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने के बाद जो सब्सटेंस बचेगा वो होता है हमारा क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि राख होता है, ऐश। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के। तो पहले एग्जाम्पल आता है डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, दूसरा आता है रेस्पिरेशन। ठीक है, और तीसरा आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है जब फूड डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन हम करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स तक जाती है और वहाँ पर फूड से रिएक्शन करती है और एनर्जी को फॉर्म करती है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जब आयरन ऑक्सीजन और एसिड और थोड़ा मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी एक केमिकल रिएक्शन है और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ से आता है हमारा क्या, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा चेंज होता है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है वो किस तरीके का चेंज होता है, तो याद रखेंगे जो मेल्टिंग ऑफ आइस होता है फिजिकल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। सभी बच्चे याद रखें, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। पहला आता है बेटा चेंज इन स्टेट। कभी जब किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाती है तो वो केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर भी केमिकल रिएक्शन में होता है। चेंज इन टेम्परेचर होता है और एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये चार चीज़ें देखने को मिलती है हमें कहाँ पर, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड हैं एक केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो दो मेथड आते हैं। पहला आता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा मेथड आता है हमारा क्या, केमिकल इक्वेशन। दोनों एक ही है, बस दोनों में डिफरेंस ये है, जो वर्ड इक्वेशन है वो एलिमेंटों को उनके वर्ड यानी कि जो नेम होता है उसमें लिखी जाती है, और जो केमिकल इक्वेशन होती है वो जो एलिमेंट होते हैं उनका पूरा नाम ना लिखकर उसकी जगह उनका सिंबल लिख दिया जाता है। बस ये डिफरेंस होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। देख लेते हैं। जिंक ने रिएक्शन करा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बनाया है जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसके बाद केमिकल इक्वेशन देखते हैं इसकी। तो जिंक को Zn लिख लिया जो उसका सिंबल होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिख लिया है, और बना क्या है, जिंक सल्फेट और H2O हाइड्रोजन गैस बना है। सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि उसको जो है उसके सिंबल के रूप में लिख लिया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं, आगे आता है हमारा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही केमिकल रिएक्शन है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंबल के फॉर्म में उनको इन्वॉल्व कर देना है और उनके केमिकल फॉर्मूले लिख देने हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, और उनकी जो भी स्टेट होती है, सॉलिड है तो पीछे S लगा देते हैं, गैस स्टेट है तो पीछे G लगा देते हैं, और एक्यूसिक स्टेट है तो उसके पीछे AQ लगा देते हैं, लिक्विड स्टेट है तो उसके पीछे L लगा देते हैं, और वो प्रॉपर बन जाती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद द नेसेसरी कंडीशन फॉर सच एज अ टेम्परेचर, प्रेशर एंड
कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो के ऊपर या नीचे प्रेशर हो, टेम्परेचर हो या और भी कोई कैटलिस्ट हो जो रिएक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको भी लिखना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम बर्न किया जाता है एयर में तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, देख सकते हैं Mg 2Mg प्लस O2, तो क्या बनाया 2MgO बनाया है। तो ये जो साइड है ये रिएक्टेंट की साइड है और ये जो साइड है वो प्रोडक्ट की साइड है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या स्टेप रहते हैं बैलेंस करने के लिए। तो देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी 9th क्लास का एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हम देखते हैं कि जो मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस लॉ की हम हेल्प लेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। वो इसलिए जो रिएक्टेंट वाला पार्ट होगा और जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होगा दोनों साइड हमें मास बराबर करना होगा इस लॉ के तहत, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहला स्टेप देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टेप नंबर 1, राइट केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। तो जो भी केमिकल रिएक्शन दी होगी उसके जो भी फॉर्मूले होंगे एलिमेंट का हो या किसी कंपाउंड का हो तो उनके चार और बॉक्स बना लेने हैं। जैसे लिखा हुआ है Fe प्लस H2O और एरो लगाकर लिखा है Fe3O4 और प्लस H2, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये रिएक्टेंट है और ये वाला जो पार्ट है ये प्रोडक्ट का पार्ट है। अब इसके बाद क्या करते हैं स्टेप 2 में, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ ऑफ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके बोथ साइड, प्रोडक्ट साइड और जो रिएक्टेंट साइड होता है दोनों साइड हम एटम्स को काउंट कर लेते हैं कि कितने कितने एटम दिए और कितने एटम नहीं दिए। उसके बाद एक टेबल बनाते हैं और उनको नोट डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये टेबल दी हुई है। तो पहला एलिमेंट था हमारा आयरन, दूसरा था हमारा हाइड्रोजन, तीसरा था हमारा ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड का देखते हैं, आयरन पर Fe था और हाइड्रोजन साइड देखते हैं तो उस पर H2 था, H2O, और O का कितना था 1 था। अब देखते हैं जो नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में आयरन हो रहा था 3 और हाइड्रोजन हो रहा था 2 और ऑक्सीजन हो रहा था 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम थे। अब क्या करते हैं थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या करते हैं। अब इसके बाद जो है इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इट फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। इसके बाद जो नंबर सबसे ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन में प्रोडक्ट की साइड 4 दिया हुआ है तो रिएक्टेंट की साइड हमें ऑक्सीजन के आगे क्या लगा देना है 4 लगा देना है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, try to equalize all the atom of element on reactant and product side by adding coefficient in front of it। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हमें कोफिशिएंट बराबर करने के लिए या जो नंबर ऑफ एटम्स उनको बराबर करने के लिए प्रॉपर कोफिशिएंट से क्या कर देनी है मल्टीप्लाई कर देनी है जिस एलिमेंट में भी जरूरत होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा इक्वेशन थी Fe प्लस H2O, ठीक है। तो देखते हैं सही से इसको क्या थी इक्वेशन थी हमारी Fe प्लस H2O और जो प्रोडक्ट साइड था वो था हमारा Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो हमने देखा इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन थे 4, तो हमने ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए तो इधर हमने क्या लगा दिया था 4 कोफिशिएंट था। अब इसके बाद सभी एलिमेंट को इसी तरीके से बैलेंस करते हैं। तो हमने देखा इधर Fe कितना है, Fe दिया हुआ है 3, तो हमने रिएक्टेंट साइड भी Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो आयरन भी बराबर हुआ। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, 4 2 8, दोनों की मल्टीप्लाई होती है और इधर कितने हैं 2 हाइड्रोजन है तो इसको इक्वल करने के लिए इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगी हमारी बैलेंस इक्वेशन। अब तीनों एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो दोनों साइड बराबर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो है स्टेप 5 में क्या करते हैं, स्टेप 5 में हम जो भी एलिमेंट हो या कोई कंपाउंड हो उसके फॉर्मूले या उसके सिंबल के पीछे उसकी स्टेट को मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है सॉलिड है तो S लगा दिया, H2SO4, ठीक है। गैस जो स्टीम ली गई है उसके पीछे G लगा दिया, फिर Fe3O4 सॉलिड है तो उसके पीछे S लगा दिया, 4H2 हाइड्रोजन गैस है तो उसके पीछे G लगा दिया है, ठीक है। और आगे मेंशन भी किया गया है सॉलिड स्टेट के लिए S लगाते हैं, लिक्विड स्टेट के लिए L, गैस स्टेट के लिए G और एक्यूसिक स्टेट के लिए AQ का यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो नेसेसरी होता है जैसे कि टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कैटलिस्ट हो, वो एरो के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है और यह बन जाती है प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी होती हैं तो इसके टाइप होते हैं 5। पहला आता है कॉम्बिनेशन, दूसरा आता है डिकम्पोजिशन, तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट, चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट
और पांचवा जो पार्ट आता है इसका वो आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज के पार्ट में हम केवल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए पहला पार्ट है हमारा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, टू और मोर प्रोडक्ट जो होंगे वो कंबाइंड होकर क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। केवल क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आएगा, देख लेते हैं। तो हमने बर्निंग ऑफ कोल को जलाना है, ठीक है, कोयले को। तो पहले देखा कार्बन C+O2, जलाने का मतलब जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कार्बन की रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन से, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, एक तो था कार्बन और दूसरा था ऑक्सीजन, दोनों को रिएक्शन कराया तो क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दो भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में भी यही होता है कि जो टू और मोर प्रोडक्ट होंगे, सॉरी टू और मोर रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट जो होगा केवल सिंगल होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, जो प्रोडक्ट है वो सिंगल आएगा। तो देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो क्या बना, 2H2O बना, यानी कि वाटर। नेक्स्ट है CaO, जिसको क्विकलाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग-लाइम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अमंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट भी रिलीज होती है, और हीट की जगह कई बार एनर्जी भी देखने को मिलता है कि एनर्जी रिलीज होती है। तो चाहे एनर्जी रिलीज हो रही हो या हीट रिलीज हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो पहला एग्जाम्पल इसका आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तब भी जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस का फॉर्मूला CH4 होता है, याद रखेंगे, और इसका दूसरा नाम मीथेन गैस भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं मेथेन गैस की रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन से, तो क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, H2O बनता है और हीट बनती है, ठीक। तो हीट यहाँ से रिलीज हुई है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी रिएक्शन और है जो इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार पूछी गई है और पूछी जाएगी, ठीक। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज की रिएक्शन कराई हमने किससे, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल से, और क्या देखा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 6 H2O बनता है और प्लस एनर्जी बनती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है हमारे सेल में होती है, बॉडी के अंदर, ठीक। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज हुई तो किस तरह की रिएक्शन होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ध्यान रखेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन जो आती है या रिएक्शन जो आती है वो आती है हमारी क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, चलो पढ़ते देखते क्या है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इन टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो स्प्लिट यानी कि टूट जाएगा, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट के अंदर, ठीक। ये देख लेते हैं, A+B+C, यानी जो रिएक्टेंट होगा इस बार वो सिंगल होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो मोर देन टू होगा, जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके जो है 3 टाइप होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला आता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात। जो डिकम्पोजिशन हीटिंग की वजह से हो रहा हो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, कई बार पूछा गया है। तो 2FeSO4 को हीट किया और हीट करने के बाद जो हमने देखा Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बनता है, ठीक। ये जो रिएक्शन होती है ये अपने कलर के लिए बहुत पूछी जाती है कि जो FeSO4 है, फेरिस सल्फेट है, उसका कलर कैसा होता है, उसको हीट करने के बाद क्या बनता है, उसका कलर क्या होता है। तो याद रखेंगे जब FeSO4 को हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद Fe2O3 बनता है और इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और SO3 बनता है। अब इसका कलर भी ध्यान रखना है, ग्रीन कलर। तो FeSO4 जो होता है, फेरिस सल्फेट जो होता है, उसका कलर ग्रीन होता है। गर्म करने के बाद Fe2O3 जो बनता है, फेरिक ऑक्साइड, उसका कलर रेड ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब गर्म करते हैं तो क्या क्या होता है, तो देखते हैं लाइमस्टोन को हमें हीट किया
और पाया CaO प्लस CO2। जो CaO होता है वो हमने पहले भी पढ़ा था, वो होता है हमारा क्विकलाइम और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसके हीट करने पर। किसके हीट करने पर? CaCO3 लाइमस्टोन को गर्म करने पर CaO मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल है 2PbNO3 का होल ट्वाइस। 2PbNO3 को होल ट्वाइस को कहते हैं लेड नाइट्रेट, और इसको जब गर्म करते हैं तो बनता है 2PbO जिसका नाम होता है लेड ऑक्साइड, फिर बनता है 4NO2 जिसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर बनता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ से देखा कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो ये सिंगल होता है, यानी सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, और गर्म करने के बाद देखते हैं इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ साथ ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें जो डिकम्पोज हो रहा है वो हीट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जो लेड नाइट्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल देखेंगे बस, और वो है हमारा 2H2O। ये सिंगल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इसमें पास कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, कि इसमें डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। इस डायग्राम में से बस 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, और वो ये है कि एनोड पर कौन सी गैस आती है और कैथोड पर कौन सी गैस आती है, और ये हमें याद रखनी है बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। बाकी तुम इस डायग्राम को देख सकते हो और बना सकते हो कि ग्रेफाइट की रोड ली जाती है एनोड और कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आ जाती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस आ जाती है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक जो डिकम्पोजिशन है वो फोटो, यहाँ पर फोटो का मतलब लाइट है, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण, सेम ऐसे ही जो फोटो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है किसके लिए? लाइट के लिए। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो जब चीज़ें सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन होंगी या टूटेंगी, डिकम्पोज होंगी, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है 2 और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल है इसका Ag2AgCl सनलाइट में रखा थोड़ी देर के लिए, तो हमने देखा कि Ag सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, और इसका जो कलर होता है किसका? सिल्वर क्लोराइड का, वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट में रखने पर देखते हैं कि सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन यूज़ की जाती है किस में? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो और देख लेते हैं इसके बारे में, यही लिखा है नीचे, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे ऑन एक्सपोजर इन टू सनलाइट। जब सनलाइट में इसको एक्सपोज कर देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे में बदल जाता है। अब रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन होती है फोटोग्राफी, और फोटोग्राफी भी कैसी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखते हैं इसके डेफिनेशन, द रिएक्शन which require energy in the form of heat, light और electricity to break reactant are called endothermic reaction। तो ये डेफिनेशन पढ़ के हमें इतना समझ आया कि अभी जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल पढ़े हैं तीनों, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये तीनों ही टाइप जो है हमारे किसके हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी हैं। बिकॉज ऑफ इन रिएक्शन को कराने के लिए या तो इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, हीट दी गई है और सनलाइट दी गई है, और यही चीज़ इस रिएक्शन में बोली गई है